नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी सुधा पिंकी उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल हिंदी सुधा पिंकी उपाध्याय पर। दोस्तों, आज मैं कक्षा 7 की बसंत भाग 2 से पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा लिखित ये कविता है। इसका मैं वाचन करूंगी, वो भी विस्तृत व्याख्या और प्रश्नोत्तर के साथ में। आप सभी लोग मेरे साथ बने रहिएगा। इसमें समास अलंकार जो भी आपको महत्वपूर्ण इसमें प्रश्नोत्तर की दृष्टि से लगेगा दोस्तों, वो सब मैं आपको स्पष्ट करती चलूंगी। तो आइए बिना किसी विलंब के हम आगे बढ़ते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के शीर्षक है। आप सभी लोग भी मेरे साथ में वाचन करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे, पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे, पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदासे, कनक कटोरी की मैदासे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण से चोच खोल चुगते तारक या नार के दाने, चुगते तारक या नार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, इन पंखों की होड़ा। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी, या तनती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इतनी मनमोहक जो ये कविता है, इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको जो एक स्वतंत्रता का आनंद होता है जीवन में, जो उन्मुक्तता का आनंद होता है, वो आपको पढ़ते पढ़ते ही एक आभास हो जाएगा कि पंछियों के माध्यम से जो शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं, उन्होंने एक मनुष्य की स्वतंत्रता की भी वार्ता की है। एक स्वतंत्र पक्षी हो या मनुष्य हो, कोई भी जब स्वतंत्र होता है, उसकी उन्मुक्तता, उसकी उड़ान, उसकी जो सीमा होती है वो अथाह हो जाती है, अर्थात कि वो अपने लक्ष्य को बहुत ही प्रसन्नता के साथ प्राप्त कर सकता है। लेकिन जब उसको हम परतंत्र रखते हैं, सोने की सलाखें भले उसके लिए हम बना दें, उसको सारी सुविधाएं दे दें, सारी सुख सुविधाओं से उसे परिपूर्ण कर दें, लेकिन वो खुशी उसे नहीं मिल सकती जो उसे स्वच्छंद स्वतंत्र होकर के मिल पाएगी। तो उन्होंने कहा कि पंछी को इसमें माध्यम बनाया कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। उनका कहने का, इसमें पिंजरे में बंद पक्षियों का कहना है कि हम खुले आकाश में विचरण करने वाले पंछी हैं, हम खुले आकाश में विचरण करने वाले पंछी हैं, हम खुले आकाश में विचरण करते हैं। हमें पिंजर में बंद मत करो, हम पिंजरे में रह करके बद्ध होकर के अपने गीत को, अपने स्वतंत्रता को नहीं गा पाएंगे। तो कवि कहते हैं
कि हम पिंजरे में बंद होकर के जो पंछी है वो पंछी की वार्ता कवि अपने भाव में कहते हैं कि हम पिंजरे में बंद होकर के नहीं रह सकते। सोने के पिंजरों की सलाखों से टकरा टकरा कर हमारे ये जो पंख हैं, सुनहरे पंख हैं, वो टूट जाएंगे, वो बिखर जाएंगे। वास्तव में कवि ने पंछियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाना चाहा है। पक्षियों की भांति मनुष्य की स्वतंत्रता का जीवन नहीं जी सकता। पंछी है वो मनुष्य की भांति स्वतंत्रता की तरह अपना जीवन नहीं जी सकता। कवि के कहने का तात्पर्य यहाँ ये है। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, यहाँ आपको मैं विशिष्टता भी स्पष्ट करती चलूंगी। ये देखिए है ना, कनक तीलियों, कनक का अर्थ यहाँ सोना है। क्या है? सोना। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। जो उसके उत्साह युक्त पंख हैं, जिससे वो लंबी लंबी उड़ान भरते हैं जो पंछी हैं, और अपने जीवन को आनंद से परिपूर्ण कर लेते हैं, वह उन तीलियों से, सोने की तीलियों से टकरा टकरा करके वो टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। उनका कहना है, किसका? पंछियों का कहना है कि हम तो नदी झरनों का बहता जल पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। यदि आप, मनुष्य को संबोधित करते हुए पंछी कहते हैं कि यदि आप लोग मुझे तीलियों में, सोने की तीलियों में बंद कर देंगे तो मर जाएंगे भूखे प्यासे, क्योंकि हमारी स्वतंत्रता आप छीन लेंगे। हमारे सुनहरे पंख जो है वो टकरा करके तीलियों से, सोने की तीलियों में टकरा करके टूट जाएंगे। तो हम तो वैसे भी भूखे प्यासे, बिना उड़ान भरे भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निभौरी। वो कहते हैं कि हम पिंजरे में बंद रहकर भूखे प्यासे मर जाएंगे। इस सोने के पिंजरे में, सोने की कटोरी में रखे मैदा की अपेक्षा नीम की, नीम के जो पेड़ की जो कड़वी निबौरी होती है, जिसे ग्रामीण क्षेत्र में निमकौड़ी बोलते हैं, आप लोगों को स्पष्ट होगा, ग्रामीण क्षेत्र में उसको निमकौड़ी बोलते हैं। तो जो पंछी वो कहता है कि हम बहता जल पीने वाले, हम लोग नदी तालाब झरनों के जल को पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। यदि आप मुझे सोने के पिंजरे में बंद कर दोगे ऐ मनुष्य, तो मैं ऐसे ही भूखे प्यासे मर जाऊंगा। कहीं भली है कटुक निवारी कनक कटोरी की मैदा से। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कहा गया है कि कहीं जो है भली है कटुक निवारी कनक कटोरी की मैदा से। जो कनक की कटोरी, सोने के कटोरी में रखा मैदा है, उसको दिया जाता है जो पंछियों को खाने के लिए। वो बोलता है कि मुझे वो नहीं चाहिए, हमें तो, मेरा तो वही, इन इस पिंजरे में रहने से अच्छा है कि मैं बाहर का जो कटुक निबौरी है, जो कड़वा नीमकौड़ी होता है, नीम की निबौरी जो होती है, वही खाकर मैं जी लूंगा। लेकिन कम से कम खुशी, प्रसन्न तो रहूंगा, खुश तो रहूंगा अपने जीवन में। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तर की फुनगी पर के झूले। ये ध्यान रखिएगा कि पंछियों के माध्यम से कवि कहता है कि सोने के सलाखों से निर्मित पिंजरे में रहकर तो हम अपनी उड़ान व उसकी गति भी भूल गए हैं। अब तो केवल सपनों में ही यह सोचते हैं कि वे पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर झूल रहे हैं, अर्थात कि वो स्वप्न में बस यह सोच रहे हैं कि वो पेड़ की ऊंची जो फुनगी है, फुनगी पर के झूले, अर्थात कि तरु की फुनगी, फुनगी मतलब जो सबसे ऊंची वाली टहनी होती थी ना, वो आप लोग अगर बचपन में, आपको स्पष्ट होगा, आप लोग के यहाँ अगर बगीचे होंगे तो लोग बोलते हैं कि एकदम फुनगी पर मत चढ़ जाइए, बोलते हैं। तो फुनगी अर्थात की सबसे ऊंची वाली जो टहनी होती है, डाली होती है, यहाँ फुनगी शब्द उसके लिए प्रयोग किया गया है। तो स्वर्ण के श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। हम जब से इस स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में बंध गए, तब से अपनी गति, अपनी उड़ान सब भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। बस वही दिन याद करके जो है हम आज अपने आप को जीवन जी रहे हैं कि हम, एक समय था कि हम लोग जो है पेड़ की सबसे ऊंची वाली डाली पर हम लोग विचरते थे, अर्थात कि रहते थे। यहाँ उसके कहने का तात्पर्य है, जो पिंजरे में बंद पक्षी है वह कहती है, जो पक्षी है वो कह रही है, क्या कह रही है? हमारी ऐसी इच्छा थी कि उड़ते उड़ते नीले आकाश की सीमा को छू ले। देखिए आगे की पंक्ति में मिलेंगे,
ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पानी, लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक या नार के दाने। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप देखिएगा कनक कटोरी भी है। आप यहाँ देखिएगा, यहाँ आपको जितने आपको यहाँ पे ऐसे शब्द मिलेंगे, अभी मैं आपको स्पष्ट करती जाऊंगी कि यहाँ से कैसे प्रश्न बनाएंगे। तो यहाँ जो है कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, तो यहाँ पे उपमा अलंकार भी हो जाएगा। सा से सी है ना, यहाँ पे दिखाया गया है कि उससे ज्यादा अच्छी है, तो उपमेय में उपमान की तुलना भी की गई है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, आगे हम आपको स्पष्ट करेंगे। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, उनके जो पंछियों की ऐसी अरमान थी, अर्थात की ऐसी इच्छा थी कि नीले नभ की आकाश के नभ की जो सीमा है उसको वो पाने की इच्छा रखते थे। वो कहते थे कि नीले आकाश की सीमा को छूने के लिए बहुत उत्साहित रहते थे। अपनी लाल चोंच से अनार के दाने दाने रूपी आसमान के तारों को चुग लेने के लिए जो है वो उत्सुक रहते थे। जो पंछी हैं वो चुगती तारक अनार के दाने, जो तारक हैं, तारक अर्थात तारे हैं, अनार वो लाल लाल दिखते थे, तो पंछियों को ये लगता था कि मैं कितनी शीघ्रता से जाकर के उन तारक अर्थात कि अनार के दानों को मैं चुग लूं। तो वो अपनी अपने अरमान को बता रहा है पक्षी जो है। आगे देखते हैं हम। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। तो कहते हैं, यहाँ पे कवि के माध्यम से पंछी कह रहा है कि जो है हमारी इच्छा जो है, होड़ा होड़ी तात्पर्य यह है कि आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए उनके पंखों में इस प्रकार होड़ा होड़ी लग जाते थे, अर्थात कि होड़ लग जाती थी कि उड़ते उड़ते या तो वे क्षितिज को पा जाते या तो अपने प्राण गंवा देते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। दोस्तों आप सभी लोग मुझे टाइप करिएगा कि होड़ा होड़ी में कौन सा समास है। आगे देखते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि या तो उड़ते उड़ते या तो वे क्षितिज को पा लेते थे या तो वे अपने प्राण गवा देते थे। इतना उत्साह था उन पंछियों में, इतनी उनकी जो इच्छा थी, इतनी तीव्र इच्छा थी कि वो या तो क्षितिज को पा लेते थे या तो वो अपने सांसों की डोरी को गवा देते थे, अर्थात अपने प्राण को गवा देते थे। आगे देखिएगा। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यहाँ जो है पंछियों की इच्छा है कि चाहे उन्हें रहने के लिए घोंसला ना दो। नीड़ न दो, नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। नीड़ न दो चाहे टहनी का, चाहे उन्हें नीड़ मत दो अर्थात घोंसला मत दो, चाहे टहनी ना दो, उन्हें जो पेड़ की डाली ना दो। टहनी का आश्रय अर्थात कि उन्हें टहनी नहीं दो, लेकिन ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं तो पंछी कहते हैं कि हमारी उड़ान में बाधा न डालो, हमारी उड़ान में कोई बाधा न डालो, हमें स्वतंत्र रूप से उड़ने दो। तो कहते हैं नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, अर्थात कि हमें निरंतर उड़ने दो, हम स्वतंत्र रहें और प्रसन्न रहें, ऐसी पंछियों की कामना है। अब आइए इसके बाद हम, अच्छा हाँ, छिन्न भिन्न में आप लोग बताइएगा छिन्न भिन्न में कौन सा समास है, इसे भी आप लोग स्पष्ट करिएगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके। छिन्न भिन्न में, होड़ा होड़ी में, और लाल किरण सी चोच खोल। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, लाल किरण सी है ना, सा से सी सम समता समानता जहां भी दिख जाए वहां पे स्पष्ट रखिएगा कि वहां पे कौन सा अलंकार है, तो वहां उपमा अलंकार है ना, उपमा। सा से सी समता समानता।
आप लोग अगर हमारे पुराने वीडियो को देखे होंगे दोस्तों, तो आपको स्पष्ट होगा कि मैंने पहले आपको ट्रिकली जो है सभी व्याकरण से संबंधित जितने भी आपके प्रकरण हैं सबको स्पष्ट कर दिया है। और पूरे साहित्य को लगभग लगभग मैंने ट्रिक से आपको स्पष्टीकरण दिया है। आप सभी लोग मेरे पीछे की वीडियो को अवश्य देखिएगा। तो लाल किरण सी चोच खोल, यहाँ लाल किरण यहाँ पे क्या है, तो यहाँ लाल किरण विशेषण भी है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, लाल किरण क्या है, विशेषण है ना। तो यहाँ विशेषण भी ध्यान रखिएगा। और सा से सी सम समता समानता इव, है ना, सरिस, जहां भी दिख जाए वहां उपमा अलंकार को स्पष्ट रखिएगा। तो यहाँ आप ये भी ध्यान रखिएगा। और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा। वैसे तो मैंने स्पष्ट कर दिया है दोस्तों, लेकिन आप लोग पुनः मुझे स्पष्ट करिएगा। आगे आइए कुछ प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तो इसका स्पष्ट ध्यान रखिएगा। हर तरफ की सुख सुविधा पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद इसलिए नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से मनचाही जगह जा करके अपनी प्रसन्नता को पाना चाहते हैं। और घूमने फिरने से वह जो वंचित रह जाते हैं, वह चाहते हैं कि वह भी अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से अपने जीवन को जी सकें। तो इसका तात्पर्य यही है। आगे बढ़ते हैं। हम पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहता है, इसके भाव को स्पष्ट करिए। तो पंछी जो है उन्मुक्त होकर के नदी का बहता नीर पीना चाहता है, जल पीना चाहता है, वृक्षों पर लगने वाले फल खाना चाहता है, वृक्ष की फुनगी पर चढ़ करके खुले आसमान में उड़ना चाहता है। तो ये पंछी की उन्मुक्त इच्छा है, अर्थात की स्वतंत्र इच्छा है। अब आगे देखिए, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी, इसके भाव स्पष्ट करिए। तो इसके भाव तो मैंने आपको पहले स्पष्ट कर दिए। या तो वो क्षितिज को पा लेते हैं या तो अपने प्राण गंवा देते हैं। अर्थात कि यहाँ मनुष्य के जीवन को भी लक्ष्य करके लिखा गया है कि मनुष्य को भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए, पूरी इच्छा प्रबल इच्छा लगा देनी चाहिए। और या तो लक्ष्य प्राप्त कर लीजिए या तो फिर कोई वार्ता ही नहीं है। तो यहाँ स्पष्टीकरण कर सकते हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं। बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, तो पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार स्पष्ट करिए। या आप लोग अपने अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य स्पष्ट करिएगा दोस्तों। मैं प्रतीक्षा करूंगी आपके विचारों की। क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है, उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती है। ये दोस्तों आपकी ये स्वेच्छा के ऊपर है। इसका उत्तर तो आप दीजिए नहीं दीजिए, लेकिन ऊपर पक्षियों को पालना उचित है या नहीं, इसका उत्तर आप अवश्य दीजिएगा मुझे। आगे देखिए, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आजादी का हनन नहीं होता अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में, तो ये दोस्तों इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ दोस्तों, अब देखिए यहाँ कुछ महत्वपूर्ण है। स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित पद गुणवाचक विशेषण है। कविता में ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण निकालिए। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इसमें जो है यहाँ दिया गया है ना, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित पद शब्द जो है गुणवाचक विशेषण है। तो इसमें ऐसे ही, तो इसमें हम और देख लेते हैं गुणवाचक विशेषण और क्या क्या है। गुणवाचक विशेषण है, कविता में ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण निकालिए। तो 3 और उदाहरण देख लेते हैं क्या क्या है। कविता की तरफ आइए तो आपको दिखाई देगा दोस्तों। देखिए इसमें आपको कनक तीलियों, कनक तीलियों में भी सोने की है ना, सोने की तीलियां अर्थात कि जो सोने की सलाखें हैं, सोने की तीलियों में भी क्या है, गुणवाचक विशेषण है। पुलकित पंख, है ना, पुलकित पंख में भी क्या है, गुणवाचक विशेषण है। ध्यान रखिएगा। कटुक निबौरी, कटुक निबौरी आपको दिखाए, देखिए कटुक निबौरी है तो यहाँ भी क्या है, कटुक निबौरी में भी गुणवाचक विशेषण है। और कनक कटोरी में भी गुणवाचक है, ये तो स्पष्ट ही हो गया आपको। और नीले नभ, आकुल उड़ान, नीले नभ में भी देखिएगा, तो नीले नभ में भी क्या है, गुणवाचक विशेषण है। ये देखिए नीले नभ है ना, नीले नभ में भी गुणवाचक विशेषण है।
और आकुल उड़ान। आकुल उड़ान में भी क्या है, गुणवाचक विशेषण है। यहाँ मैंने आपको विशेषण भी स्पष्ट कर दिया दोस्तों। आगे देखिए, इसमें कहाँ कहाँ और प्रश्न देख लेते हैं। हाँ, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोज कर दीजिए। तो दोस्तों आप इनमें से मुझे 10 उदाहरण दीजिए जो आपको द्वंद्व समास के उदाहरण में है। तो मैं प्रतीक्षा करूंगी दोस्तों आपके उदाहरण की। और इनमें अगर 10 उदाहरण नहीं मिलते हैं तो आप अलग से भी अपने विचार से भी द्वंद्व समास के उदाहरण दे सकते हैं दोस्तों। और ऐसे ही आप शब्दार्थ और भावार्थ के साथ वीडियो पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।